हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, उसका टॉपिक देखेंगे आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। तो इसमें बताया गया है कि कैसे जो आर्टिस्ट से उनकी एक फॉर्म थी पेंटिंग वगैरह की, रियलिज्म वो कैसे इमर्ज होती है, इनका क्या रोल था ह्यूमैनिस्ट आइडियाज को ट्रांसमिट करने में, और भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में जानते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मल एजुकेशन थी, बताया गया जो ह्यूमैनिस्ट लोग थे, हमने पिछली वीडियो में देखा था लास्ट में कि जो ह्यूमैनिस्ट लोग थे वो अपने सब्जेक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते थे उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे सब्जेक्ट्स नए नए चले थे। ठीक है, तो जब एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने लगे इन सब्जेक्ट्स की, तो इसमें बताया गया है एडवर्टाइजमेंट एक टाइम पे सक्सेसफुल, और उनके जो सब्जेक्ट्स थे वो एजुकेशन में पढ़ाने लग गए, फॉर्मल एजुकेशन में। फॉर्मल यानी कि कोई भी चीज लीगल जो पढ़ाई जा रही है स्कूल्स वगैरह में ऑफिशियली, तो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाए जाने लगे, यूनिवर्सिटीज में ह्यूमैनिज्म के सब्जेक्ट। ठीक है, तो लोग उससे अट्रैक्ट हुए और उन लोगों ने बहुत सारे लार्ज स्केल पे एडमिशन वगैरह लिया। लेकिन एक और चीज बताई गई है कि ये ओनली वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं था कि हर जगह जाके अपने सब्जेक्ट्स का गुणगान कर रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन का। ये ओनली वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं था, और भी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से जो ह्यूमैनिस्ट आइडियाज हैं ये ट्रांसमिट हुए। इनके फैलने में और भी बहुत सारी चीजों का रोल था। वो चीजें कैसी थी, जैसे कि आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड बुक्स, यानी कि इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी किसके फील्ड में, ह्यूमैनिज्म के फील्ड में। पॉलिटिक्स पे कोई बुक लिख दी, हिस्ट्री पे कोई बुक लिख दी, जो कि फिलहाल के नैरेटिव से यूनिक हो, कुछ तो लोगों को इंटरेस्ट जाएगा इस फील्ड में। आर्किटेक्चर यानी कि कोई बिल्डिंग बना दी बढ़िया सी पुराने जमाने के स्टाइल की, जिससे कि लोगों को में एक जुनून सा जाएगा कि हम पुराने टाइम पीरियड की जो बिल्डिंग्स वगैरह थी कैसे बनती थी उसके बारे में जानने, तो ह्यूमैनिज्म के सब्जेक्ट्स को अडॉप्ट करते हैं। फिर आर्ट्स थी, जैसे कि जो पेंटिंग वगैरह हो गई, तो कोई राइटर या कोई भी पेंटर वगैरह कोई अच्छी पेंटिंग बना दे, वो लिख देता कि मैं पुराने जमाने के पेंटर से इंस्पायर्ड हूँ। ठीक है, तो फिर लोगों ने वापस वो अट्रैक्शन हुआ इस सब्जेक्ट्स के टुवर्ड। ठीक है, तो ऐसे इन तीन चीजों से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। फिर बताएगा जो आर्टिस्ट है, यानी कि जो आर्ट वगैरह बनाते थे, जैसे कोई स्कल्पचर हो गया, कोई स्कल्पचर बनाने वाला हो गया, या फिर और भी काम करने वाले हो गए, तो ये इंस्पायर कहाँ से होते थे, ये इंस्पायर्ड होते थे कहाँ से, पुराने जो पास्ट के वर्क्स उन्हें देख के। वो देखते कि पास्ट में भाई लोग इतनी अच्छी अच्छी स्कल्पचर बना देते, इतनी अच्छी अच्छी मूर्ति बना देते थे 100% एक्यूरेसी के साथ, तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो उनमें एक इंस्पिरेशन आ जाता था कि मैं भी ऐसी मूर्ति बनाऊंगा, लोग भी मेरी मूर्तियों को याद रखेंगे। ठीक है, जो आर्टिस्ट है ये जितना एंशिएंट टेक्स्ट को देखते थे, यानी कि कोई भी नॉर्मल बंदा एंशिएंट टेक्स्ट को देखेगा कि ये बुक 2000 साल पहले लिखी हुई है, तो एक्साइटमेंट सी जगेगी उसके मन में। तो वैसे ही आर्टिस्ट के मन में जब वो इनको देखते थे, क्या कहते हैं, रोमन जो कल्चर था, जो कि 15 सेंचुरी के आसपास से 1000 साल पुराना, यानी कि 5th-4th सेंचुरी के आसपास का मान लो, तो जो रोमन कल्चर 5th-4th सेंचुरी के आसपास का था, तो उसे वो देखते थे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी। रोमन कल्चर कैसे दिखता था उन्हें, कि मटेरियल रिमेन्स की वजह से। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कोई रोमन बिल्डिंग देख ली पुराने जमाने की, टूटी हुई है लेकिन थोड़ी बहुत दिख रही है, उसी से उन्हें लग गया भाई कितनी अच्छी हो गई है। तो वैसे बताया गया है 1000 साल हो गए जो रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर, उसकी जो बिल्डिंग्स थी वो फ्रेगमेंट्स में बट चुकी हैं, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उसके, और अब उन्हें फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके लिए एक एक्साइटमेंट का रूप था, क्योंकि भाई उनमें थोड़ी बहुत चीजें तो दिखी जाती थी, जैसे थोड़ी बहुत उन्हें स्कल्पचर्स वगैरह मिल जाते थे। स्कल्पचर्स किनके, परफेक्टली प्रोपोर्शन मैन और वुमेन की, परफेक्टली प्रोपोर्शनड मैन एंड वुमेन के। ग्रीक वगैरह या फिर रोमन वगैरह की तुम वो देखोगे जो वो होती हैं स्कल्पचर्स वगैरह पुराने जमाने, गूगल करके देखना, बिल्कुल ही परफेक्शन से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो उसमें आर्टिस्ट के मन में एक वो इंस्पिरेशन से जग गई, तो आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट का इमरजेंस होता है, जैसे कि एक आर्टिस्ट का नाम बताया गया है 15th सेंचुरी में 1416 में, डोनाटेलो का। डोनाटेलो ये एक बंदा था, इसने बिल्कुल ही लाइफ लाइक स्टैचूज बनाना स्टार्ट कर दिए। इसके स्टैचूज देखने पे गूगल करके बिल्कुल ही असली लगते हैं, लाइफ लाइक स्टैचूज बनाने स्टार्ट कर दिए इसने। ठीक है, तो एक एग्जांपल था। फिर बताया गया जो आर्टिस्ट थे वो एक्यूरेट होना चाहते थे बिल्कुल, मतलब बॉडी की एक एक डिटेल को
बिल्कुल बारीकी से करना चाहते थे। तो इसमें इनको मदद मिली, हेल्प मिली कैसे? विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने इन्हें हेल्प करी। आप कहोगे साइंटिस्ट ने ऐसा क्या करा? उन्होंने कोई केमिकल बना के दे दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्या करा, साइंटिस्ट ने इन्हें बोन स्ट्रक्चर समझा दिया। यानी कि जो बोन स्ट्रक्चर होता है, हर हड्डी का स्ट्रक्चर अलग होता है। हाथ की हड्डी अलग है, पैर की हड्डी अलग है, दिमाग की हड्डी, स्कल वगैरह वो अलग है। यानी कि बॉडी की हर बोन का स्ट्रक्चर अलग है। तो आर्टिस्ट इस बोन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए कहा जाते थे, वो जाते थे लैब्स वगैरह में, जहाँ पे जो मेडिकल साइंटिस्ट वगैरह होते थे वो हड्डियाँ दिखाते थे इन्हें, मरे हुए इंसानों की। देखो ये हड्डी ऐसी होती है, ये हड्डी ऐसी होती है, तुझे ऐसी हड्डी बनानी है। तो ऐसे ऐसे करके वो हेल्प लेते थे साइंटिस्ट की और एक्यूरेट बनाते थे बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आर्टिस्ट ने कोई मन में स्ट्रक्चर बना दी, बिल्कुल ही पढ़ के आया उसके बारे में कि ये हाथ की हड्डी कैसी है, पैर की हड्डी कैसी है, वैसी बनाई और फिर जाके पूरी जो स्कल्पचर है, पेंटिंग वगैरह है, फिर जो स्कल्पचर है, मूर्ति वगैरह वो बनी, ठीक है। फिर ऐसा एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो बोन स्ट्रक्चर समझाते हैं साइंटिस्ट, उस एक साइंटिस्ट का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि इसका नाम था एंड्रियस वेसेलियस। एक बेल्जियम का प्रोफेसर था एंड्रियस वेसेलियस, ठीक है। और ये कहाँ पे? मेडिसिन का प्रोफेसर था, यानी कि साइंटिस्ट था मेडिकल के फील्ड में। और कहाँ से पढ़ा था ये पढ़ा था यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ। तो आपको याद हो तो ये मैंने यूनिवर्सिटी एंड ह्यूमैनिज्म का जो टॉपिक था उसमें भी इस यूनिवर्सिटी का नाम लिया था, ठीक है। तो एक बार देख लेना। तो एंड्रियस वेसेलियस यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ से पढ़ा था, बेल्जियम का रहने वाला था ये। और ये पहला इंसान था, फर्स्ट ह्यूमन टू डाइसेक्ट द ह्यूमन बॉडी। अब लेकिन आप जैसे हिंदू टेक्स्ट वगैरह देखोगे, जो हिंदू रिलीजन के जो पुराने टेक्स्ट है उनमें ग्रीसी का नाम भी दिया गया है। मेरे को ढंग से याद नहीं है। उनको भी क्रेडिट दिया जाता है कि भाई उन्होंने, वो पहले इंसान थे जिन्होंने सर्जरी परफॉर्म की, पहले इंसान थे जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट किया। लेकिन अब उसका रिटर्न एविडेंस है, इतना कोई श्योर एविडेंस नहीं है कि क्या पता वो राइटिंग्स बिल्कुल सच्ची है कि नहीं। तो इस वक्त पुरानी बात हो जाती है। इस टाइम पीरियड पे, जो कि मेडिवल टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड पे जब दुनिया सब कुछ भूल चुकी थी, इंडियंस भी इतने एडवांस नहीं थे, वो अपने सारी टेक्निक वगैरह भूल चुके थे। उस टाइम पीरियड पे एंड्रियस वेसेलियस ही एक बंदा था जिसने डाइसेक्ट किया था ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। और इसी की वजह से जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी, जो मॉडर्न फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। फिर पेंटर्स का एग्जांपल दिया गया है, मतलब पेंटर्स के बारे में बताया गया है। तो बोला गया जो पेंटर्स थे उनके पास ओल्डर वर्क्स नहीं होते थे टू यूज एज अ मॉडल, कि भाई जो आर्टिस्ट है उनके पास तो जो बचे कुछ रोमन कल्चर के जो स्कल्पचर वगैरह हैं, पुरानी मूर्ति वगैरह मिल गई, तो उन्होंने देख लिया कि भाई पहले जमाने में इतनी अच्छी मूर्ति बनाते थे, हम भी बनाएंगे। लेकिन जो पेंटर्स थे, आने पे जो भी पेंटिंग बनाई जाती होगी रोमन कल्चर वगैरह में, वो किसी, जो तुम कह सकते हो प्लांट से ऑब्टेन पेपर टाइप सब्सटेंस पे बनती होगी, और वो पेंटिंग इतने लॉन्ग टाइम पीरियड तक सरवाइव नहीं करती होगी। तो इस वजह से जो पेंटर्स थे उनके पास कोई ओल्डर वर्क नहीं था एज टू यूज एज अ मॉडल, ठीक है। तो पेंटर्स क्या कोशिश करते थे कि भाई हमारे पास कोई ओल्डर मॉडल नहीं है कि पहले जमाने में ऐसे बनाते थे, हम भी ऐसे बनाएंगे, लेकिन हम जितना हो सकेगा उतना रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करेंगे, जितनी पॉसिबल होगी उतनी रियल बनाएंगे। कि मतलब अगर किसी जगह पे पेंटिंग बना के रख दी तो कोई सोचेगा कि रियल सीन है, ठीक है, ऐसा बनाने की कोशिश करते थे, ठीक है। पेंटर्स क्या करते थे, वो स्टडी करते थे जियोमेट्री की स्टडी करते थे कि किसी भी चीज को कैसे बनाना है, स्क्वायर, क्यूब वगैरह, इनसे फिर बॉडी के पार्ट्स बनाने की कोशिश करते थे, ठीक है, सर्कल वगैरह ये सब बनाने की कोशिश करते थे। और फिर उन्होंने जियोमेट्री के साथ साथ पढ़ा, जियोमेट्री की मदद से पढ़ा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव एक आर्ट है। कैसी आर्ट है? मतलब किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कैसे रिप्रेजेंट करें। यानी कि मैं कोई चीज लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आर्ट लिख दिया, तो अब इसे ऐसे पीछे से यही सब कर दिया, पीछे से डिजाइन वगैरह बना दिया, थोड़ा सा 3D लगे ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है, थोड़ी बहुत शेडो वगैरह बना के। तो इस आर्ट को जो कहते हैं उनसे पर्सपेक्टिव कहते हैं, ठीक है।
तो इस चीज की मदद से जो आर्टिस्ट थे वो अपनी पेंटिंग को, जिसमें वो कोई भी इंसान वगैरह बनाते थे, कोई भी पीछे पेड़ वगैरह बनाते थे, तो ये सब तो उसे 3D डिनोट करते थे। ये पेंटिंग थोड़ी रियलिस्टिक लगी, ठीक है। फिर बताया गया वो ऑयल का यूज करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, ऑयल से वो पेंटिंग करते थे। तो इससे क्या हुआ, जो कलर्स थे पहले नॉर्मल, तुम अगर किसी भी उससे, तुम खुद ही देख लो, जो पेंसिल कलर्स होते हैं उनसे तुम पेंट करोगे वो थोड़े अजीब लगते हैं, लेकिन तुम ऑयल कलर्स से पेंट करते हो वो थोड़े रियलिस्टिक लगते हैं। तो जो ऑयल कलर से जो पेंटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, उससे थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच आने लग गया पेंटिंग में, ठीक है। कलर्स की जो रिचनेस थी वो बढ़ गई पेंटिंग में पहले से। फिर बताया कि उन्होंने कॉस्ट्यूम्स वगैरह थे, कॉस्ट्यूम्स के कलर, उनका जो डिजाइन वगैरह है, ये सब कहाँ से बनाना शुरू करा, पेंटिंग्स में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गए वो कहाँ से, चाइनीज और पर्शियन आर्ट से। यानी जो चाइनीज और पर्शियन आर्ट थी उस टाइम पीरियड गया है थोड़ी, या फिर थोड़े बहुत साल पुरानी, उन आर्ट में कस्ट्यूम्स कुछ अच्छे टाइप के बनाए जाते थे। तो यूरोपियन लोग सोचे कि भाई इस आर्ट से थोड़ा बहुत कस्ट्यूम्स का चुरा लेते हैं, तो इनका थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, और रियलिस्टिक तो हम बना ही रहे हैं 2D से 3D करके, और ऑयल पेंटिंग भी कर रहे हैं, तो कॉस्ट्यूम्स बनाना इनसे सीख लेते हैं, फिर हमारी पेंटिंग बिल्कुल रियल लगेगी। तो उन्होंने यही चीज करी, चाइनीज एंड पर्शियन आर्ट से कॉस्ट्यूम्स बनाने सीख लिए। तो अब आप कहोगे यूरोप वालों के पास चाइना जो कितने दूर है, वहां से पेंटिंग्स कहाँ से आई? ये पेंटिंग्स आई थी मंगोल एम्पायर की वजह से। जो मंगोलियन एम्पायर था कैंगिस खान के अंडर, जिसने यूरोप पे भी रूल किया था, तो उसकी वजह से जो चाइनीज और पर्शियन आर्ट्स थी वो भी आ गई उनके पास, उनके साथ, ठीक है। ये वजह से जो इटालियन आर्ट है, इटली के जो लोग थे उन्होंने ये सब करा कि भाई रियलिस्टिक बनाना शुरू करा, पर्सपेक्टिव यानी कि 2D से 3D करा, ऑयल पेंटिंग करी, और कॉस्ट्यूम्स बनाने सीखे चाइना और पर्शिया से। तो इन सब से जो इटालियन आर्ट थी, इन सब की मिक्सचर से एक सेंस आ गई रियलिटी की, यानी कि रियल लगने लग गया, और इस वजह से इटालियन आर्ट को बोला जाने लग गया रियलिज्म। यानी कि अब सारी पेंटिंग थोड़ी बहुत, मतलब बहुत हद तक रियल लगने लग गई थी, और इसे रियलिज्म बोला जाने लग गया। और ये कंटिन्यू रहती है 19th सेंचुरी तक। 19th सेंचुरी के बाद खत्म हो जाती है, उसका मेरे को पता नहीं उसके बाद इनका क्या होता है, लेकिन रियलिज्म स्टार्ट हो जाती है 14-15 सेंचुरी के आसपास। 15th सेंचुरी, 15th कह लो तुम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आर्टिस्ट एंड रियलिज्म पढ़ लिया, जिसमें हमने देखा कि कैसे जो ह्यूमैनिस्ट लोग थे उन्हें एडवर्टाइजमेंट सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से नहीं मिलती थी, उन्हें बहुत सारे आर्ट, आर्किटेक्चर और बुक्स से भी एडवर्टाइजमेंट मिल जाती थी। कई बार आर्टिस्ट जो इंस्पायर हुए थे वो पास्ट वर्क से हुए थे, स्कल्पचर्स वगैरह रोमन एम्पायर के देख के, ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल रियलिस्ट स्कल्पचर्स बनाने सीखे। कैसे सीखे? जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं उनसे बोन का स्ट्रक्चर समझ लिया। फिर हमने देखा कि एंड्रियस वेसिलियस एक बंदा था, पहला बंदा जिसने ह्यूमन बॉडी को डायसेक्ट किया। इसका नाम याद रख लेना, बाकी नाम तो जो पुराने वीडियोस में थे अरब वगैरह के राइटर्स के, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये है, क्योंकि ये फर्स्ट ह्यूमन था जिसने ह्यूमन बॉडी को डायसेक्ट किया, ठीक है। फिर बताया गया है पेंटर्स के बारे में, उनके पास कोई ऑल्टर वर्क्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की रियलिस्टिक बनाने की विद द हेल्प यूजिंग पर्सपेक्टिव एज आर्ट, ठीक है। फिर ऑयल पेंटिंग वगैरह यूज की, कॉस्ट्यूम सीखे चाइनीज और पर्शियन आर्ट से, जिसकी वजह से कि रियलिज्म आर्ट की स्टार्टिंग हो जाती है और वो 19th सेंचुरी में खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में जितना पढ़ा है उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।